स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? फिर से वही चीज़ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग सभी को पता है हमारी एक सीरीज़ चल रही है और आज उस सीरीज़ का डे 7 है, जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अगर आपने पिछले 6 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपने 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सीबीएसई के पिछले साल के पेपर्स में आए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको पक्का सॉल्व कर लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। कौन से एक्सचेंज रेट के सिस्टम में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ कंट्री कोई अथॉरिटी नहीं होती इंटरफेयर करने की? तो ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है? फिक्स्ड में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? मार्केट फोर्सेस तो करती है, लेकिन आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरफेयर कर सकता है। फिर कौन सा बच गया? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग आपको पता ही है, जो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है? हमारी मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड होता है। तो फ्लोटिंग जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ people money held by the public for the purpose of disposing of at a particular point of time। कितना जो भी है, सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। तो क्या है इसका आंसर? एकदम सिंपल सी बात है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक ही चीज होती है, दैट इज मनी सप्लाई। उसको हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेटर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रेटर हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इन टू सेक्टर इकोनॉमी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो सबसे पहले तो ये समझो, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? when AD is equal to C plus I, यानी कि जिसमें सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है और एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अगर देखेंगे नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नीफा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब सेक्टर ही दो हैं तो जीएनपी तो आ ही नहीं सकता, और जीएनपी जीडीपी से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। तो पहले वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये बात सही कह रहे हैं कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से जो मिलती है वो जीरो होती है इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये बात मैं बिल्कुल सही कहती हूँ। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट ट्रेड सरप्लस में अराइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए नेशन बिकॉज ऑफ। अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें, ट्रेड सरप्लस अगर हो जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड सरप्लस में अराइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड सरप्लस कब होगा? ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड सरप्लस। तो एक्सपोर्ट कब ज़्यादा होंगे? यानी कि हम सीधी सी बात है, जब हमारे एक्सपोर्ट राइज होंगे तभी हमारा क्या होगा? ट्रेड सरप्लस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी टू जापान। देखो यहाँ पे इंडिया की बात नहीं गई, दूसरी कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है। तो राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी टू जापान, इससे उनका ट्रेड सरप्लस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, suppose in a hypothetical economy, central bank increases the reserve ratio from 10% to 25%, keeping the amount of initial deposit constant at 1000 crore. Amount of total money creation will be। ये कह रहे हैं कि कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई ने कितना परसेंट बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया। ठीक है भाई, अब बताओ 1000 करोड़ रुपया पहली बार जमा किया था, तो कितना पैसा क्रिएट होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? सी आर आर, 1 अपॉन में सी आर आर। और अगर आप देखेंगे 1 अपॉन में सी आर आर कितनी है? 1 अपॉन में 25 इंटू में 100। ठीक है, तो 25 फोर ज़ा 100 कैसे लिखा? क्योंकि परसेंटेज में ऊपर है, 4 आ गया। इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000 इंटू में कितना हो गया? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4000। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना क्रिएट हुआ? 4000 करोड़। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जिट द proportional relation between consumption and disposable income।
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रखा है कंजप्शन में और डिस्पोजेबल इनकम में? प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रखा है कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम में, तो एक ही चीज़ हो सकती है, कब होगा? जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक इवन लेवल ऑफ पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड। ब्रेक इवन पॉइंट कब डिटरमाइन होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? जब आपका इनकम कंजप्शन के बराबर हो, और जब इनकम कंजप्शन के बराबर होता है तो सेविंग क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड यहाँ पर होगा, तभी हमारा ब्रेक इवन लेवल इनकम डिटरमाइन होगा। Question number 8. The dash account of balance of payment reflect the net change in financial claim on the rest of the world. कौन सा अकाउंट है जिसमें नेट चेंज इन फाइनेंशियल क्लेम को शो किया जाता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपको अकाउंट्स तो पता ही है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाता है। तो बचा क्या? कैपिटल अकाउंट ही होता है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, इन चीज़ों को लेते हैं। तो राइट आंसर क्या है? कैपिटल हमारा अकाउंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन टोटल कंजप्शन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है चेंज इन टोटल इनकम, ये तो सही बात नहीं बोली इन्होंने। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज को शो नहीं करता, इसकी जगह पर अगर ये लिखा होता MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये सही है। बट APC चेंज को नहीं शो करता, इट्स शो द प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। व्हेन चेंज इन कंजप्शन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम। ये बात सही बोल रहे हैं कि जब इनकम चेंज होती है तो चेंज इन जो कंजप्शन होता है वो चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं होता। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे कुछ स्टूडेंट्स का और भला हो सके।